तो दोस्तों फाइनली मैकन 2 जी हाँ दोस्तों, ये हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में 27 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 बड़ा ही एक तरह से हिट रहा था और अब ये एक तरह से पार्ट 2 हमारे पे एक तरह से देख रहा है। तो इसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू करते हैं। M3GAN 2.0 स्टाइल MGAN 2.0 एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसे जेरार्ड जॉनस्टोन ने लिखा और निर्देशित किया है। M3GAN 2022 की अगली कड़ी में एलिसन विलियम्स और वायलेट मैकग्रो, इवाना सखनो, टिम शार्प, अरस्तु अथारी और जेमाइन क्लेमेंट के साथ अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। जेसन ब्लम और जेम्स वान अपनी अपनी ब्लमहाउस प्रोडक्शंस और एटॉमिक मॉन्स्टर कंपनियों के तहत निर्माता के रूप में लौटते हैं। M3GAN 2.0 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 27 जून 2025 को रिलीज किया जाना है। आधार: M3GAN की घटनाओं के 2 साल बाद जेम्मा एक लेखिका बन गई है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनियमन की वकालत करती है। M3GAN की तकनीक चुरा ली गई है और इसका इस्तेमाल एक रक्षा ठेकेदार द्वारा अमेलिया नामक एक जासूसी रोबोट बनाने के लिए किया गया है जो आत्मजागरूक हो जाती है और आय अधिग्रहण पर सेट हो जाती है। जेम्मा अमेलिया से लड़ने के लिए एक उन्नत M3GAN का पुनर्निर्माण करके जवाब देती है। एक ढालना: एलिसन विलियम्स जेम्मा के रूप में, वायलेट मैकग्रो कैडी के रूप में, एमी डोनाल्ड M3GAN, जेना डेविस M3GAN की आवाज के रूप में, ब्रायन जॉर्डन अल्वारेज कोल के रूप में, जेन वैट एप्स टेस के रूप में, इवाना सखनो अमेलिया के रूप में, टिम शार्प, अरस्तु अथारी, जेमाइन क्लेमेंट। उत्पादन: नवंबर 2022 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल पिक्चर्स M3GAN के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से खुश थी और सीक्वल की योजना बना रही थी। 2 जनवरी 2023 में जेरार्ड जॉनस्टोन ने सीक्वल की बातचीत की पुष्टि की। जेम्स वान ने बताया कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि सीक्वल कहा जाएंगे। 3 कुछ हफ्ते बाद यूनिवर्सल ने रिलीज की तारीख की पुष्टि की और कहा कि शीर्षक M3GAN 2.0 होगा। अकेला कूपर पटकथा लिखने के लिए वापस लौटे और जॉनस्टोन भी निर्देशन के लिए वापस आए। 4 एलिसन विलियम्स और वायलेट मैकग्रो ने क्रमशः जेम्मा और कैडी के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 4 एमी डोनाल्ड, जेना डेविस, ब्रायन जॉर्डन अल्वारेज और जेन वान एप्स ने भी पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जबकि इवाना सखनो, 5 टिम शार्प, अरस्तु अथारी और जेमाइन क्लेमेंट मुख्य कलाकारों में शामिल हुए। 6 मुख्य फोटोग्राफी 15 जुलाई 2024 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में शुरू हुई। 7, 8 और 21 सितंबर को समाप्त हुई, जो 52 दिनों तक चली। 9, 10 मुक्त करना: M3GAN 2.0 को 27 जून 2025 को रिलीज किया जाना तय है। 11 यह फिल्म मूल रूप से 17 जनवरी 2025, 4 और 16 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी। 12 संदर्भ: जेरार्ड जॉनस्टोन न्यूजीलैंड के पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। उन्हें कॉमेडी सिटकॉम सीरीज द जैकी ब्राउन डायरीज और हॉरर फिल्म हाउसबाउंड और M3GAN के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन: जॉनस्टोन का जन्म इनवरकारगिल, न्यूजीलैंड में हुआ था। 1 जहां उन्होंने वर्डन कॉलेज में पढ़ाई की। 2 आजीविका: 2000 के दशक की शुरुआत में जॉनस्टोन और जैकी ब्राउन ने C4 में एक साथ काम किया। कुछ साल बाद उन्होंने ब्राउन के व्यंग्यात्मक काल्पनिक संस्करण पर आधारित न्यूजीलैंड के सिटकॉम द जैकी ब्राउन डायरीज बनाने के लिए यंग, गिफ्टेड एंड ब्राउन नामक एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। 2008 में इसका प्रसारण शुरू हुआ, जिसमें जॉनस्टोन ने लेखक और निर्देशक के रूप में काम किया। 3, 4 मार्च 2014 में जॉनस्टोन ने साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में हाउसबाउंड के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। 5 कॉमेडी हॉरर फिल्म 17 अक्टूबर 2014 को चुनिंदा सिनेमाघरों और VOD में रिलीज हुई थी। 6 अगले वर्ष जॉनस्टोन ने न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक सोनिया मनेना से संपर्क किया, जिन्होंने 2013 में डेडलिफ्टिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया था, एक प्रतिस्पर्धी भारोत्तोलक के रूप में उनके जीवन का विवरण देने वाली फिल्म का निर्देशन करने के लिए। 7 फिल्मांकन 2016 में शुरू होने वाला था। 7
लेकिन 2023 तक जॉन स्टोन ने कहा यह लंबे समय से पृष्ठभूमि में पक रहा है। 8. 2016 में उन्होंने टेरी टेओ को रिलीज किया, जो 1985 की टेलीविजन सीरीज टेरी एंड द गननर्स का रीबूट था। 9. अगस्त 2017 तक जॉन स्टोन को वार्नर ब्रदर्स के डार्क यूनिवर्स को निर्देशित करने की दौड़ में बताया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए काम पर रखा गया था। 10. जॉन स्टोन ने 2018 में प्रसारित होने वाले द न्यू लीजेंड्स ऑफ मंकी के पहले सीजन के एपिसोड का निर्देशन किया। 11. उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी हॉरर फिल्म AM3GAN का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 12. निर्माता जेम्स वान ने हाउसबाउंड में हॉरर और कॉमेडी तत्वों को संतुलित करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करने के बाद जॉन स्टोन को इस काम के लिए चुना। 13. AM3GAN को व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता के साथ 6 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $30 मिलियन से अधिक की कमाई की और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 14. 15. वह सीक्वल AM3GAN 2.0 का निर्देशन करने के लिए लौटे, जिसे 27 जून 2025 को रिलीज किया जाना था। 16. व्यक्तिगत जीवन। जॉन स्टोन शादीशुदा है। 17. उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म 2012 और 2014 में हुआ। 18. फिल्मोग्राफी। पतली परत, हाउसबाउंड 2014, लेखक और संपादक भी। AM3GAN 2022। वायलेट एलिजाबेथ मैकग्रॉ 1, जन्म 22 अप्रैल 2011, 2, एक अमेरिकी बाल अभिनेत्री हैं। उन्होंने 5 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उद्धरण वांछित। उनकी पहली श्रेय भूमिका 2016 की टेलीविजन सीरीज लव में नीना के रूप में एक आवर्ती भूमिका थी और उनकी पहली फीचर फिल्म 2018 की रेडी प्लेयर वन थी। 2019 में उन्हें द हंटिंग ऑफ हिल हाउस के लिए मोशन पिक्चर या लिमिटेड सीरीज में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए OFTA टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें 2022 की हॉरर फिल्म M3GAN में कैडी के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। आजीविका। वायलेट मैकग्रा ने छोटी उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। 2016 में मैकग्रा ने रेकलेस जूलियट्स, 2017 में आर्या मॉर्गन के रूप में और टेलीविजन श्रृंखला लव में नीना, 2018 के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। वह 2019 की जेट में एलिस की भूमिकाओं के लिए और 2018 की ब्लॉकबस्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित रेडी प्लेयर वन में एक शॉपिंग कार्ट में एक बच्चे के रूप में उनके कैमियो दृश्य के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थीं। 2018 में उन्होंने माइक फ्लैगन की नेटफ्लिक्स सीरीज द हंटिंग ऑफ हिल हाउस में विक्टोरिया पेरेती के चरित्र के छोटे संस्करण युवा नेल क्रेन के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें सितंबर 2017 में कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 3. द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और डॉक्टर स्लिप में अपने अनुभवों के आधार पर मैकग्रो अपनी बड़ी बहन मैडेलीन को सलाह देने में सक्षम थीं, जब बाद में उन्होंने हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन में अभिनय किया था। 4. मैकग्रा ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी शुरुआत 2021 की ब्लैक विडो में एक युवा येलेना बेलोवा के रूप में की, जिसमें फ्लोरेंस पुग द्वारा निभाई गई वयस्क संस्करण थी। 5. 2021 में उन्होंने जेनी वान के रूप में सेपरेशन 2021 में भी अभिनय किया। उन्होंने जनवरी 2023 में रिलीज हुई ब्लमहाउस के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स की तकनीकी हॉरर फिल्म M3GAN में मुख्य पात्रों में से एक के रूप में साथी बाल कलाकार एमी डोनाल्ड के साथ अभिनय किया। 5, 6, 7, 8 हॉलीवुड रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि डोनाल्ड और सहकलाकार मैकग्रा फिल्मांकन के अंत तक तेजी से दोस्त बन गए। 9 मई 2023 में मैकग्रा को ए वंडरफुल विद ड्रैगन्स में कास्ट किया गया। 10 व्यक्तिगत जीवन। वायलेट मैकग्रो 4 बच्चों में सबसे छोटी हैं। उनके बड़े भाई बहन भी अभिनेता हैं। द गुड डायनासोर के जैक मैकग्रो, अमेरिकन स्नाइपर के एडन मैकग्रो और द ब्लैक फोन में ग्वेन का किरदार निभाने वाली मैडलीन मैकग्रो। 11 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2018 रेडी प्लेयर वन शॉपिंग कार्ट बच्चा बिना श्रेय उद्धरण आवश्यक। 2019 बेनेट का युद्ध रेबेका। हमारा दोस्त तेवी टीग। डॉक्टर नींद बैंगनी। 2021 पृथक्करण जेनीवान। काली माई युवा येलेना बेलोवा।
2022 एक क्रिसमस रहस्य वायलेट पियर्स। सांता पर विश्वास करता हूँ एला। 2022 M3 GAN काड़ी। 2024 चक का जीवन लिली। हार का अभिशाप एलेन डेविस। 2025 M3 GAN 2.0 काड़ी डाक उत्पादन। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2018 हिल हाउस का भूत युवा एलेनोर नेल क्रेन मुख्य भूमिका। 2019 कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई बेली शॉ 1 एपिसोड। प्यार नीना 2 एपिसोड। जेट एलिस मुख्य भूमिका। संदर्भ एमी डोनाल्ड जन्म 2010 1 न्यूजीलैंड की बाल अभिनेत्री और डांसर हैं जिन्हें 2022 की हॉरर फिल्म M3 GAN में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। 3-4 आजीविका डोनाल्ड एक डांसर हैं। 5 जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन किया है। 3 उन्होंने 2019 में डांस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। 4 जहां वह पदक जीतने वाली अपने देश की पहली प्रतियोगी थीं, 1 रजत और 1 कांस्य। 1 वह पापाकुरा में नॉरिस डांस स्टूडियो में नृत्य करती हैं। 6 उनके दीर्घकालिक नृत्य शिक्षक और कोरियोग्राफर काइली नॉरिस ने ऑकलैंड में फिल्मांकन के दौरान उनके साथ M3 GAN नृत्य दृश्य विकसित किया। 7 डोनाल्ड ने 2021 में नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज स्वीट टूथ में माया मंकी के रूप में अभिनय करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 8 उनका प्रतिनिधित्व बबलगम टैलेंट एजेंसी द्वारा किया जाता है। 9 2022 की फिल्म M3 GAN में डोनाल्ड ने एलिसन विलियम्स और साथी चाइल्ड स्टार वायलेट मैकग्रो के साथ कलाकारों की टुकड़ी के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया। 5-10 M3 GAN का ट्रेलर फिल्म में किलर डॉल के रूप में डोनाल्ड के डांस मूव्स और शारीरिकता के बारे में महत्वपूर्ण कवरेज के कारण वायरल हो गया। 5 डोनाल्ड ने फिल्म के लिए जेड ब्रॉफी और ल्यूक हॉकर से मूवमेंट कोचिंग प्राप्त की। 5 फिल्म में किरदार की आवाज अभिनेत्री जेना डेविस ने दी थी। फिल्म में डोनाल्ड ने अपने स्टंट खुद किए और फिल्म से किलर डांस सीक्वेंस की कोरियोग्राफी की जो टिकटॉक पर वायरल हो गई। 3 डोनाल्ड ने अपने दम पर कुछ कठिन मूवमेंट करना सीखकर निर्देशकों को आश्चर्यचकित कर दिया। 3-11 फिल्म ने डोनाल्ड के अभिनय के बारे में लिखा कि यह मानवीय प्रदर्शन ही है जो वास्तव में रचना को हल्के फुल्के डरावने से लेकर भयानक तक ले जाता है। M3 GAN की अधिकांश शारीरिकता सीधे डोनाल्ड से आई है। 11 हॉलीवुड रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि डोनाल्ड और सहकलाकार मैकग्रो फिल्मांकन के दौरान घनिष्ठ मित्र बन गए। 12 व्यक्तिगत जीवन डोनाल्ड ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में रहते हैं। 1 फिल्मोग्राफी टेलीविजन और फिल्म भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2021 वर्तमान मीठे का शौकीन माया बंदर बटा भेड़िया लड़का 2 2022 M3 GAN पतली परत। जेना डेविस जन्म 5 मई 2004 एक अमेरिकी अभिनेत्री, यूट्यूबर, गायिका, गीतकार और टिकटॉकर हैं। 3 उन्हें हॉरर फिल्म M3 GAN 2022 के शीर्षक चरित्र को आवाज देने के लिए जाना जाता है। एक बाल अभिनेत्री के रूप में उन्होंने ब्रैट नेटवर्क 2017 से 2019, 2021 और डिज्नी चैनल सीरीज रेवेन होम 2018 से 2019 में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उनकी आवाज के काम में ट्री हाउस डिटेक्टिव्स 2018 और वैम्पिरिना 2018 से 2020 शामिल हैं। वह स्मैक रिकॉर्ड्स के साथ रिलीज हुए अपने पहले सिंगल डिकैप्रियो के बाद प्रमुखता में आईं, जिसका उनके यूट्यूब चैनल पर संगीत वीडियो 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जेना डेविस का जन्म टेक्सास के प्लानो में हुआ था और उन्होंने अपना शुरुआती बचपन फ्रिस्को में बिताया। जब वह 4 साल की थीं, तब मिनेसोटा चली गईं। 4 उन्होंने 10 साल की उम्र में ऑडिशन के लिए लॉस एंजल्स की यात्रा शुरू की और अगले साल 2015 में आधिकारिक तौर पर वहां चली गईं। 5 वह वर्तमान में पासाडेना सिटी कॉलेज की छात्रा है। 6 आजीविका डेविस कई लघु फिल्मों में दिखाई दीं और उन्होंने 2015 में अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड किया। 7 2017 में वह ब्रैट वेब सीरीज चिकन गर्ल्स में मोनिका के रूप में दिखाई देने लगीं, जो प्रतिद्वंद्वी डांस टीम पावर सर्ज की सदस्य थी। डेविस चिकन गर्ल्स
द मूवी 2018 प्रीक्वल सीरीज ए गर्ल नेम्ड जो चरित्र की दादी द्वारा सुनाई गई 8 और 2021 मिनिस्ट्रीज स्कारलेट लैब में मोनिका के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। उन्होंने आफ्टर स्कूल में अतिथि भूमिका भी निभाई और अब बंद हो चुकी सीरीज कीज में मैडी की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2017 में डेविस ने द लास्ट टाइकून के 2 एपिसोड में अपनी पहली आवाज वाली भूमिका निभाई। इसके बाद 2018 में उनका लाइव एक्शन टेलीविजन डेब्यू हुआ जब उन्होंने टीवी लैंड सिटकॉम टीचर्स के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई और डिज्नी चैनल सीरीज रेवेंस होम ए दैट्स सो रेवेन स्पिन ऑफ में सिएना की आवर्ती भूमिका निभाई। 9 उसी वर्ष डेविस ने नेटफ्लिक्स सीरीज ट्री हाउस डिटेक्टिव्स में टेरी और डिज्नी चैनल सीरीज वैम्पिरिना में विभिन्न पात्रों को आवाज दी। 10 दिसंबर 2022 में साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म M3GAN का लॉस एंजल्स में प्रीमियर हुआ, जिसमें डेविस की फीचर फिल्म की शुरुआत हुई क्योंकि उन्होंने टिटुलर रोबोट गुड़िया को आवाज दी थी। 11-12 डेविस के यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से अधिक और टिकटॉक पर 4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। 6 डेविस ने नए रिकॉर्ड लेबल SMACK रिकॉर्ड्स के प्रमुख कलाकार के रूप में अगस्त 2023 में एकल डिकैप्रियो 13 जारी किया। 14 पॉप कंट्री या कंट्री पॉप के रूप में वर्णित यह गीत केल्सी बैलेरिनी, वॉकर हेस और रॉस कॉपरमैन द्वारा लिखा गया था। 15 2024 में डेविस ने लिसा फ्रैंकस्टीन में अभिनय किया। डेविस इंडी हॉरर फिल्म स्टे एट होम और M3GAN 2.0 में अभिनय करने के लिए तैयार हैं। 16-17 फिल्मोग्राफी पतली परत। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। जून 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2022 M3GAN आवाज 2024 लिसा फ्रैंकस्टीन लोरी 2025 M3GAN 2.0 M3GAN आवाज फिल्माने टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2017 द लास्ट टाइकून सैली स्वीट गायन आवाज की भूमिका 2 एपिसोड। 2018 शिक्षक एशले 1 एपिसोड। सोफिया प्रथम परी आवाज की भूमिका 1 एपिसोड। ब्रायन जॉर्डन अल्वारेज जन्म 9 जुलाई 1987 1-2 एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें FX कॉमेडी सीरीज इंग्लिश टीचर बनाने और उसमें अभिनय करने के लिए जाना जाता है। 3 उन्हें उनके मूल गीतों विल एंड ग्रेस 2018 से 2020 में एस्टेफन और जेन द वर्जिन 2015 से 2016 में वेस्ले के रूप में आवर्ती भूमिकाओं M3GAN और 80 फॉर ब्रैडी जैसी फिल्मों में अभिनय और उनकी खुद की बनाई फिल्मों और सीरीज के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से उनकी 2016 की वेब सीरीज द गे और वंडरस लाइफ ऑफ कैलेब गैलो। 4 प्रारंभिक जीवन। अल्वारेज का जन्म न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में पॉल जॉर्डन और एंजेला जॉर्डन अल्वारेज के घर हुआ था, जो क्रमशः एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और स्पेनिश प्रशिक्षक थे। 5-6 उनकी एक बहन है, कैटालिना। 6 वह मातृवंशीय रूप से कोलंबियाई वंश के हैं और उनके परिवार के दूसरे पक्ष की जड़ें अमेरिकी दक्षिण से हैं। वह धाराप्रवाह स्पेनिश बोलते हैं। 6-7 उन्होंने अपना बचपन विंचेस्टर, टेनेसी में बिताया। 7 जहां उन्होंने अभिनय और फिल्में बनाना शुरू किया। 5 मिडिल स्कूल में उन्हें उनकी कामुकता के लिए चिढ़ाया और तंग किया गया। 4 उन्होंने सेंट एंड्रयूज सेवेनी स्कूल और फिर विंस्टन-सलेम, उत्तरी कैरोलिना में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ द आर्ट्स में हाई स्कूल प्रोग्राम में भाग लिया। 5-8 अपने स्कूल के थिएटर प्रोग्राम में भारी रूप से शामिल होने के कारण उन्होंने USC स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय का अध्ययन जारी रखा। 4 उन्होंने 2009 में अभिनय में ललित कला स्नातक के साथ स्नातक किया और अगले वर्ष लॉस एंजल्स में बस गए। 9 आजीविका। 2012 में अल्वारेज ने गे मेन विल मैरी योर गर्लफ्रेंड्स नामक एक एपिसोड पर कॉलेज ह्यूमर के साथ सहयोग किया। 10-11-12 उन्होंने कई टेलीविजन शो में भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें शामिल हैं विल एंड ग्रेस,
हॉट इन क्लीवलैंड, लाइफ इन पीसेज, जेन द वर्जिन, गोगो बॉय इंटरप्टेड और दो ब्रोक गर्ल्स। 4 अक्टूबर 2014 में उन्हें एमटीवी स्क्रिप्टेड कॉमेडी पायलट सेल्फ प्रमोशन में सहायक भूमिका में लिया गया था। 13 जैक ब्रेफ द्वारा निर्देशित शो को अंतः नेटवर्क द्वारा नहीं चुना गया था। 14 2016 में अल्वारेज ने 5 भाग की वेब कॉमेडी सीरीज द गे एंड वंडरस लाइफ ऑफ कैलेब गैलो को लिखा, निर्मित, निर्देशित और अभिनीत किया। यह सीरीज 2016 के ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में अपने नए ऑनलाइन काम के हिस्से के रूप में खेली गई। 15 इस सीरीज को ब्रेकथ्रू सीरीज शॉर्ट फॉर्म के लिए गोथम अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और इसे इंडीवायर की वर्ष की नंबर 1 वेब सीरीज का नाम दिया गया था। अल्वारेज ने एनबीसी के विल एंड ग्रेस के 2010 के पुनरुद्धार के तीनों सीजन में जैक मैकफारलैंड की मंगेतर और बाद में पति एस्टेफन ग्लोरिया की आवर्ती भूमिका निभाई। 17 अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई कि अल्वारेज को नेटफ्लिक्स क्वारंटीन एंथोलॉजी सीरीज सोशल डिस्टेंस में कास्ट किया गया था। वह मैक्स जेंकिंस के साथ 0 फीट अवे एपिसोड में दिखाई दिए। 18 अल्वारेज ने ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण करने की अपनी क्षमता के कारण ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन पर भी उपस्थिति दर्ज कराई है। 19 अल्वारेज ने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपने वायरल वीडियो के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिसमें वह अक्सर मोटे लहजे और विकृत चेहरे के फिल्टर का उपयोग करके बेतुके पात्रों की एक घूमती हुई कास्ट को चित्रित करता है। 20 सितंबर 2023 में उन्होंने अपने किरदार टीजे मैक के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सिटिंग नामक एक सुधारित गीत का प्रदर्शन किया, जो जल्दी से एक ऑनलाइन सनसनी बन गया, जिसने लाखों बार देखा और विभिन्न शैलियों में प्रशंसकों द्वारा रीमिक्स और कवर किया गया। 21, 22, 23 सिटिंग के संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में रेडियो पर दिखाई दिए हैं, और वैनिटी फेयर ने इसे संभवतः 2023 के गर्मियों का गीत बताया है। 23-24 नवंबर 2024 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि एफएक्स ने अल्वारेज के 2022 इंग्लिश टीचर कॉमेडी पायलट को सीरीज में शामिल करने का आदेश दिया है। अल्वारेज ने सीरीज बनाई और मुख्य किरदार निभाया, जो ऑस्टिन, टेक्सास के एक हाई स्कूल में काम करने वाला एक अंग्रेजी शिक्षक है। 26 वह शो में लेखक, निर्देशक और निर्माता भी हैं। 27 सितंबर 2024 में पहले सीजन का प्रीमियर आलोचकों की प्रशंसा के साथ हुआ। 28 यौन उत्पीड़न के आरोप। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में अल्वारेज ने कथित तौर पर अपनी एक महिला मित्र के प्रेमी का पीछा किया, जिसने बाद में उसके खिलाफ संपर्क न करने का आदेश दायर किया। 29 एक अन्य छात्र ने आरोप लगाया कि अल्वारेज ने बिना सहमति के उसे छुआ और कहा, यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं इतना असहज था कि मैं उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहता था। 30-31 अगस्त 2024 में अल्वारेज के द गे एंड वंडरस लाइफ ऑफ कैलेब गैलो के सहकलाकार जॉन एबेलिंग, जिन्होंने सीरीज में बिली की भूमिका निभाई थी, ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें अल्वारेज द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का जिक्र था। उनके साथ काम करने के अपने अनुभवों की तुलना नेटफ्लिक्स सीरीज बेबी रेंडियर के कथानक से की। 32 अगले महीने इंग्लिश टीचर के प्रीमियर से एक दिन पहले एबेलिंग ने 2016 की घटना के लिए लॉस एंजल्स पुलिस विभाग में अल्वारेज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की, जिसे वल्चर ने दिसंबर 2024 की कहानी में कवर किया। एबेलिंग ने आरोप लगाया कि अल्वारेज ने 2016 के एपिसोड की शूटिंग के दौरान उनके साथ गैरसहमति से ओरल सेक्स करके एबेलिंग का यौन उत्पीड़न किया। 33-34-35 फिल्मोग्राफी। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2015 क्लीवलैंड में गर्मी आईएएन एपिसोड क्लीवलैंड कैलेंडर गर्ल्स। टुकड़ों में जीवन जॉर्ज एपिसोड इंटरप्टस डेट ब्रेस्ट मूव इन। रॉकेट जंप द शो शलक एपिसोड फैन फ्रिक्शन। आत्मप्रचार व्याट टीवी पायलट। 2015 से 2016 जेन द वर्जिन वेस्ले मास्टर्स 4 एपिसोड सीजन 2। 2016 समलैंगिक स्किट होता है विभिन्न पात्र 2 एपिसोड लोगो टीवी स्केच कॉमेडी शो। 2 गरीब लड़कियां बालक एपिसोड और 80 के दशक की फिल्म महान इंडोर ब्रायन एपिसोड कोई बुरा विचार नहीं। 2017 से 2019 छोटे हो जाओ जेसन बटा रॉबर्ट 9 एपिसोड सीजन 1 और 3।
2018 ग्रेस और फ्रैंकी चंट एपिसोड द रैट्स। 2018 से 2020 विल एंड ग्रेस ए स्टेफन ग्लोरिया 13 एपिसोड सीजन 9 से 11। 2019 विशेष एक प्रकार की गाड़ी एपिसोड अध्याय 3 निःशुल्क स्कोन्स। ग्रांड होटल टोफर एपिसोड लॉन्ग नाइट्स जर्नी इन टू डे। ब्लैक जीसस फिल ओस्टरफॉक एपिसोड कॉम्पटन का असली ईशु। 2020 निगमित बोनान मैरो एपिसोड ईश्वर की हवा। सामाजिक दूरी मार्को एपिसोड 0 फीट अवे। 2023 10 वर्षीय टॉम आवाज एपिसोड स्वीट होम कैंकन। पीटी की प्रशंसा करें एममेट आवाज 10 एपिसोड। 2024 ग्रिम्सबर्ग आवाज एपिसोड द फ्लूटिटिव। हेली इस पर है। डेविड आवाज एपिसोड आउट ऑफ बॉडी स्लैम एक्सपीरियंस गेट वहेल सून। अंग्रेजी शिक्षक इवान मार्केज 8 एपिसोड निर्माता लेखक कार्यकारी निर्माता और निर्देशक भी। 2025 टूगो वैन आवाज एपिसोड मून मून। फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका के रूप में कार्य किया इवाना अनातोलियवना सखनो यूक्रेनी जन्म 14 नवंबर 1997 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक यूक्रेनी अभिनेत्री और कार्यकर्ता हैं। उन्हें साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म पैसिफिक रिम अपराइजिंग 2018 में कैडेट विक्टोरिया के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2018 की एक्शन कॉमेडी फिल्म द स्पाई हू डम्प्ड मी में हिटवुमन नादेजा और 2023 की अहसोका टेलीविजन सीरीज में शिन्हती। उन्होंने 2005 में पहली बार यूक्रेनी भाषा के सिटकॉम लेसिया प्लस रोमा और 2013 की बायोपिक इवान द पावरफुल में दिखाई देने के बाद यूक्रेन में पहले से ही कुछ प्रमुखता हासिल कर ली थी। प्रारंभिक जीवन इवाना सखनो का जन्म 14 नवंबर 1997 को कीव यूक्रेन में स्थानीय फिल्म निर्माताओं के परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता हलीना कुविवचक सखनो यूके एक निर्देशक और अनातोली सखनो एक छायाकार हैं। 2 अभिनय का उनका सपना 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म एमिली देखी। 13 साल की उम्र में इवाना सखनो ने वैंकूवर में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए यूक्रेन छोड़ दिया। यहीं पर उन्हें एक कास्टिंग वर्कशॉप में जेनेट हिर्शिंसन और जेन जेंकिंस ने खोजा था। सखनो 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं, अभिनय करियर बनाने के लिए हॉलीवुड में बस गईं। वहां रहते हुए उन्होंने बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल और बाद में ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में इवाना चुबक के साथ काम करते हुए अध्ययन किया। 3 आजीविका सखनो की पहली टेलीविजन उपस्थिति 2005 की श्रृंखला लेसिया प्लस रोमा। 4 सफल कनाडाई सिटकॉम अनगार्स उन्हें फिल्म का एक यूक्रेनी रूपांतरण में थी और उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका 2013 की बायोपिक फिल्म इवान द पावरफुल में मिल्का के रूप में थी। उनकी पहली प्रमुख हॉलीवुड भूमिका थॉमस डन की 2016 की थ्रिलर फिल्म द बॉडी ट्री में थी। 5 इसके बाद उन्होंने 2 बड़े बजट की 2018 रिलीज पैसिफिक रिम अपराइजिंग 6, 7 और द स्पाई हू डम्प्ड मी में भूमिकाएं निभाईं। 8, 9 2019 में सखनो 10वें ओडेसा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कार्यक्रम की जूरी की सदस्य थीं। 10 अगस्त 2020 में वह 49वें मोलोडिस्ट फिल्म महोत्सव की जूरी की सदस्य थीं। 4 2020 में उन्होंने अमेरिकी टेलीविजन सीरीज में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की जब उन्होंने हुलू सीरीज हाई फिडेलिटी में जो क्राविट्स के साथ अभिनय किया। 11 उसी वर्ष उन्होंने यूक्रेनी फिल्म निर्माता स्टानिस्लाव कप्रालोव द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म लेट इट्स नो में अभिनय किया। 13 वह 2022 की फ्रेंच सीमित श्रृंखला द रियूनियन ला जून फिले एट ला नुइट में भी दिखाई दीं। 14 नवंबर 2021 में उन्हें डिज्नी प्लस सीरीज अहसोका में कास्ट किया गया जो स्टार वार्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। 15 सक्रियतावाद 2015 के कान फिल्म फेस्टिवल में सखनो ने रूसी अधिकारियों द्वारा बंदी बनाए गए यूक्रेनी राजनीतिक कैदियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद सखनो ने सार्वजनिक रूप से रूस की कार्रवाई की निंदा की और अपने देश का समर्थन किया। फरवरी 2023 में उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में वाशिंगटन डीसी में द लिंकन मेमोरियल में बात की। अप्रैल में
सखनों ने मॉर्निंग जो पर रूसो-यूक्रेनी युद्ध पर चर्चा की और बताया कि कैसे अमेरिकी प्रभावित यूक्रेनियों की मदद कर सकते हैं। 16 वह युद्ध से विस्थापित यूक्रेनी बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए यूक्रेनी कला का प्रदर्शन करने वाले यूक्रेन के धन उगाहने वाले कलाकारों में भी भागीदार थीं। 17 वह मई में शिक्षा और विज्ञान दिशा में यूक्रेन के आधिकारिक धन उगाहने वाले मंच यूनाइटेड 24 की राजदूत बनी। 18 सखनों रूसी किरदार निभाने से बचती हैं, जैसा कि उन्होंने 2024 में कहा था, और कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक अनुबंध तोड़ दिया जिसके तहत उन्हें सोवियत रूस की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का किरदार निभाना था। 19-20 फिल्मोग्राफी। टिम शार्प, जन्म 1978, एक अमेरिकी अभिनेता और लेखक हैं। उन्हें फॉक्स सिटकॉम अनडिक्लेयर्ड में मार्शल नेस्बिट, फॉक्स सिटकॉम टिल डेथ में डग वॉन स्टुसेन और स्टारस कॉमेडी ब्लंट टॉक में जिम और डिज्नी प्लस फंतासी सीरीज पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस में गेब उग्लियानो के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। शार्प फार्गो, नॉर्थ डकोटा के मूल निवासी हैं। उन्होंने फार्गो नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की और पूरे स्कूल के दौरान उन्होंने ट्रोलवुड परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम में पढ़ाई की। हाई स्कूल से स्नातक होने के कुछ समय बाद वे अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। आजीविका। शार्प ने 2001 के फॉक्स सिटकॉम अनडिक्लेयर्ड में मार्शल नेस्बिट का किरदार निभाया था, जिसमें सेठ रोजन, चार्ली हन्नम, जे बरुचेल, कार्ला गैलो और मोनिका कीना के साथ अभिनय किया था। एक HBO के 6 फीट अंडर और फॉक्स सीरीज टिल डेथ में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। इसके बाद शार्प ने लॉरा डर्न और माइक व्हाइट द्वारा बनाई गई HBO सीरीज एनलाइटन्ड में डॉगी का किरदार निभाया। 2010 में फिल्मांकन शुरू होने से कुछ समय पहले शार्प ने कॉमेडी सीरीज में रैपर अभिनेता मोस डेफ की जगह ली थी। 2 शार्प स्टारस केबल नेटवर्क सीरीज ब्लंट टॉक में भी नियमित थे। शार्प लॉस एंजल्स में इम्प्रोव समुदाय में बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने अपराइट सिटीजन ब्रिगेड के साथ प्रदर्शन किया है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2002 स्टार्क रेविंग मैड रिक्की सिम्स। 2003 चिंटियों का राजा जॉर्ज। 2005 अमेरिकनो रयान। 2005 ऑरोरा बोरियालिस है एक्सेटर। 2005 लात मारना और चीखना कसाई की दुकान का कर्मचारी। 2005 डिक और जेन के साथ मस्ती जैक का सहायक। 2006 पैसे वाले दोस्त रिचर्ड। 2007 सेक्स के बाद नील। 2009 कल्पना कीजिए कि लोमड़ी। 2009 स्टंटमैन बिल टेलर। 2010 कैमरा ऑब्सक्यूरा कागज का टुकड़ा। 2013 फसल के आसमान के नीचे बिज्जू। 2014 एलेक्स ऑफ वेनिस जोश। 2015 नाट्यशास्त्र एक हास्य जिम। 2015 ब्रेकअप गर्ल टिम। 2016 इंद्रधनुष समय टॉड। 2017 आकर्षक लॉयड वेंडरवहील। 2018 नया रोमांटिक यान ब्रूक्स। 2019 अच्छी मुद्रा जॉर्ज। 2021 एक साथ याकूब। 2021 क्वीनपिंस बंदूक डीलर। 2025 M3 GAN 2.0 फिल्माने। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2000 स्पिन सिटी दूसरा प्रदर्शनकारी एपिसोड हवाई जहाज। 2000 मेडिगन मेन डायहॉर्न एपिसोड बैचलर्स। 2001 अदृश्य आदमी काउंटर आदमी एपिसोड रोगाणु सिद्धांत। 2001 से 2002 6 पादों के नीचे एंडी। अरस्तु अथारी, जन्म 1991, 1-2, जिन्हें अरस्तु अथिरस के नाम से भी जाना जाता है। 3 एक अमेरिकी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। अथारी 2021 और 2022 के बीच अपने 47वें सीजन के दौरान NBC स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में एक कास्ट मेंबर थे। 4 आजीविका। स्टैंड अप कॉमेडी में अपना करियर शुरू करने के बाद अथारी ने मुस्लिम अमेरिकी कॉमेडियन हसन मिनहाज, आसिफ अली और फहीम अनवर के साथ ग्रुप नाम गोटफेस के तहत स्केच पर काम करना शुरू किया। 5 उनके स्केच वर्क का 1 घंटे का विशेष कार्यक्रम 2018 में कॉमेडी सेंट्रल पर प्रसारित हुआ। 6 HBO के सिलिकॉन वैली के अंतिम सीजन में गेब के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 7 अथारी रेडियो शो दिस अमेरिकन लाइफ की पैरोडी इम्प्रोवाइज्ड पॉडकास्ट दिस इज अमेरिकन्स लाइव की सहमेजबानी भी करती हैं। उद्धरण वांछित।
2021 में अथारी को सैटरडे नाइट लाइव में अपने 47वें सीजन के लिए साथी नवागंतुकों जेम्स ऑस्टिन जॉनसन और सारा शर्मन के साथ एक फीचर्ड खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। 8-3 वह शो के इतिहास में ईरानी मूल के दूसरे कलाकार और मध्य पूर्वी अमेरिकी कलाकार थे नसीम पेड्राड के बाद। 5-7 वह एसएनएल के 48वें सीजन के लिए वापस नहीं आए। 9 व्यक्तिगत जीवन अथारी ने सितंबर 2021 में फोटोग्राफर मोरा ग्रेस हुपर से शादी की। 10 वह ईरानी अमेरिकी मूल के हैं। 11 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 हेडो में लटका हुआ टाउन 2016 अजीब आदमी डोनोवन 2023 भविष्य में मोली और मैक्स अधिकतम 2024 फ्रांसीसी इतालवी 2025 M3 GAN 2.0 उत्पादन में टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2019 द कॉप बड़ा भार उठाने का यंत्र 15 एपिसोड सिलिकॉन वैली गेब 5 एपिसोड 2021 से 2022 शनिवार की रात लाइव विभिन्न विशेष खिलाड़ी 2024 है स्लेविस 2 एपिसोड संदर्भ क्लेमेंट कई फीचर फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी पहली फिल्म न्यूजीलैंड के जेसन स्टटर द्वारा निर्देशित कुंग फू कॉमेडी टोंगन निंजा थी। उन्होंने स्टटर के साथ अब तक 2 और फिल्मों में काम किया है, कम बजट की भूत कॉमेडी डायग्नोसिस डेथ और ड्रामा प्रेडिकेमेंट, जो न्यूजीलैंड के दिवंगत उपन्यासकार रोनाल्ड ह्यूग मॉरिसन की किताब पर आधारित है। क्लेमेंट ने नेपोलियन डायनामाइट के जेरेड हेस द्वारा निर्देशित अमेरिकी कॉमेडी जेंटलमैन ब्रोंकोस में भी भूमिका निभाई है। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। हालांकि जेंटलमैन ब्रोंकोस को आलोचकों द्वारा लगभग सार्वभौमिक रूप से खराब माना गया था, कुछ 14 ने प्रशंसा के लिए क्लेमेंट के प्रदर्शन को चुना। 2011 में उन्होंने रियो में निगेल की आवाज दी और 2012 में वे मेन इन ब्लैक 3 में मुख्य प्रतिपक्षी बोरिस द एनिमल के रूप में दिखाई दिए। 2012 में जेमाइन ने ताइका वेटिटी के साथ व्हाट वी डू इन द शैडोज नामक एक वैम्पायर मॉक्यूमेंट्री का सहलेखन, संनिर्देशन और अभिनय किया। इसका प्रीमियर 19 जनवरी 2014 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। उन्होंने रियो 2 में निगेल के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया। क्लेमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया है और न्यूजीलैंड में कई अन्य लोगों के लिए वॉइस ओवर प्रदान किया है। 5 फरवरी 2006 को आउटबैक स्टीकहाउस ने सुपर बाउल एक्सएल के दौरान क्लेमेंट अभिनीत टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला चलाना शुरू किया, जिसमें क्लेमेंट ऑस्ट्रेलियाई होने का दिखावा करता है और ऑस्ट्रेलियाई लहजे का दिखावा करता है। फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स के लंबे समय से चल रहे चुटकुलों में से एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता और उनके लहजे के बीच अंतर है। अभियान जुलाई 2006 में समाप्त हो गया। क्लेमेंट पुरस्कार विजेता रेडियो कार्य में शामिल रहे हैं। 1999 में क्लेमेंट चैनल जेड वेलिंगटन के लिए ट्रैशर्ड के लेखक के रूप में रेडियो पुरस्कार विजेता थे। 15 में उन्हें द सनग्लास स्टोर के लिए एक विशेष रेडियो पुरस्कार प्रशंसा दी गई। 16 फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स पर अपने टेलीविजन कार्य के अलावा क्लेमेंट न्यूजीलैंड में स्किट्स और टेलीलॉफ्स के लेखक और कलाकार थे। 17-18 क्लेमेंट ने साथी कॉन्कॉर्ड सदस्य ब्रेट मैकेंजी के साथ एलिमेंट्री स्कूल म्यूजिकल में कैंप काउंसलर की जोड़ी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो द सिम्पसंस के 22वें सीजन का सीजन प्रीमियर था, जो 26 सितंबर 2010 को प्रसारित हुआ। 2009 में फैंटास्टिक फेस्ट में क्लेमेंट ने 2014 की फिल्म मपेट्स मोस्ट वांटेड में रूसी गुलाग के कैदी की भूमिका भी निभाई, जो द मपेट्स 2011 का सीक्वल है। क्लेमेंट को ऑस्ट्रेलियाई पत्रिका हू के एक विशेष संस्करण में 2008 के 100 सबसे सेक्सी लोगों में से एक के रूप में दिखाया गया था। 20 साथी कॉन्कॉर्ड सदस्य मैकेंजी उसी सूची में दिखाई दिए। 2015 में क्लेमेंट ने एडल्ट स्विम एनिमेटेड सीरीज रिक एंड मॉर्टी के एक एपिसोड में माइंड रीडिंग फार्ट 21 को आवाज दी, जहां उन्होंने गुडबाय मूनमैन गीत का प्रदर्शन किया। 22 क्लेमेंट ने स्वतंत्र फिल्म पीपल प्लेस थिंग्स में भी अभिनय किया, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 2016 में क्लेमेंट ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म मोआना में एक विशाल नारियल केकड़े तमातोआ को अपनी आवाज दी,
दोनों अंग्रेजी और माओरी डब में। उन्होंने चरित्र की आवाज डेविड बॉवी की आवाज पर आधारित की। 2017 में क्लेमेंट ने एफएक्स टीवी सीरीज लीजन में ओलिवर बर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने द लेगो बैटमैन मूवी में सौरोन की आवाज भी दी। 2019 में क्लेमेंट ने बेल्जियम की फिल्म पैट्रिक में एक संगीतकार की भूमिका निभाई। उनका किरदार एक भ्रमणशील संगीतकार जो एक नेचुरिस्ट कैंप का दौरा करता है। फिल्म की अवधि के दौरान पूरे कपड़े पहने कुछ पात्रों में से एक था। व्यक्तिगत जीवन। क्लेमेंट के परिवार के पास जब वह लड़का था तब कार नहीं थी और नतीजतन उसने कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखा। 24 अगस्त 2008 में क्लेमेंट ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका, थिएटर अभिनेत्री और नाटककार मिरांडा मांसियाडिस से शादी की। 25 उनके बेटे सोफोकल्स इराया का जन्म अक्टूबर 2008 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और उसका नाम मांसियाडिस के ग्रीक परदादा सोफोकल्स और क्लेमेंट के पूर्वज इराया ते अमाउतेरंगी ते वाइटी के नाम पर रखा गया है। 24 वे वेलिंगटन में रहते हैं। फिल्मोग्राफी। जेमाइन एटिया महाना क्लेमेंट, जन्म 10 जनवरी 1974, 2 न्यूजीलैंड के एक अभिनेता, हास्य अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने ब्रेट मैकेंजी के साथ संगीतमय कॉमेडी जोड़ी फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स के रूप में कई एल्बम जारी किए हैं और बीबीसी और एचबीओ दोनों के लिए फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स नामक एक कॉमेडी टीवी सीरीज बनाई है, जिसके लिए उन्हें 6 प्राइम टाइम एमी नामांकन मिले। उन्होंने ईगल वर्सेस शार्क 2007, जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009, मेन इन ब्लैक 3 2012, पीपल प्लेसेस थिंग्स 2015, ह्यूमर मी 2017, द फेस्टिवल 2018 और अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने डिस्पिकेबल मी 2010, रियो 2011 और रियो 2 2014, मोआना 2016 और द लेगो बैटमैन मूवी 2017 के लिए आवाज का काम भी किया है। 2014 में उन्होंने व्हाट वी डू इन द शैडोज के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने ताइका वेटिटी के साथ सहलिखा, सनिर्देशित और सहाभिनय भी किया और बाद में एफएक्स टेलीविजन श्रृंखला व्हाट वी डू इन द शैडोज के लिए एक शो में रूपांतरित किया। प्रारंभिक जीवन। जेमाइन एटिया महाना क्लेमेंट 3 का जन्म 10 जनवरी 1974 को वेरारापा के मास्टरटन में हुआ था। 4 और वहीं एक मजदूर वर्ग के परिवार में उनकी मां और दादी मैकारा ने उनके 2 भाइयों के साथ उनका पालन पोषण किया। 3-5 क्लेमेंट अपनी मां के माध्यम से माओरी, नगाती कहूंगुनु वंश के हैं और रंगातिरा प्रमुख इराया ते अमाउतेरंगी ते वाइटी के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जो उनके परदादा हैं। 6-7 उनके पाकेहा पिता रॉबर्ट फ्रीजिंग वर्क्स में कार्यरत थे और शराब की लत से जूझ रहे थे। जब क्लेमेंट एक बच्चे थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया था। रॉबर्ट बाद में मिडहर्स्ट, तारानाकी में एक सना हुआ ग्लास कलाकार बन गए। क्लेमेंट बाद में एक वयस्क के रूप में अपने पिता के साथ फिर से जुड़ गए और अब उनके साथ एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता रखते हैं। 8 क्लेमेंट की मां और दादी का बचपन में उन पर गहरा प्रभाव था, जिससे उनकी हास्य भावना प्रेरित हुई। 9 विभिन्न माराई की यात्राओं पर नियमित रूप से रिश्तेदारों से मिलने के माध्यम से अपने माओरी जातीयता से एक मजबूत संबंध होने के बावजूद स्कूलों में माओरी भाषा बोलने पर प्रतिबंध का मतलब था कि क्लेमेंट लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने वाले वातावरण में बड़ा हुआ। उन्होंने इस बारे में अपने पछतावे के बारे में बात की है और भावनात्मक रूप से अपनी दादी के शारीरिक शोषण के बारे में बताया है, जो तेरेओ माओरी बोलने के लिए स्कूल में सहे थे। 9 उन्होंने मास्टरटन में मकौरा कॉलेज में पढ़ाई की। स्कूल खत्म करने के बाद वे वेलिंगटन चले गए, जहां उन्होंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में ड्रामा और फिल्म की पढ़ाई की। वहां उनकी मुलाकात ताइका वेटिटी से हुई, जिसके साथ उन्होंने सो यू आर ए मैन और ह्यूमर बीस्ट्स का गठन किया। 2004 में ह्यूमर बीस्ट्स ने द अनटोल्ड टेल्स ऑफ माउई नामक एक स्टेज शो में न्यूजीलैंड का दौरा किया। 10 जो माउई की पारंपरिक माओरी किंवदंतियों का पुनर्लेखन था। इस जोड़ी को न्यूजीलैंड का सर्वोच्च हास्य सम्मान बिली टी अवार्ड मिला। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात ब्रेट मैकेंजी से भी हुई, जिनके साथ उन्होंने एडिनबर्ग में प्रदर्शन किया। इस प्रकार फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स का गठन हुआ।
आजीविका। संगीत। क्लेमेंट 2010 में क्लेमेंट और मैकेंजी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया और 4 सीडी जारी की। 2002 में फोक द वर्ल्ड टूर, 2007 में द डिस्टेंट फ्यूचर ईपी, सर्वश्रेष्ठ हास्य एल्बम के लिए 2008 ग्रैमी पुरस्कार विजेता, 2008 में फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स और 2009 में आई टोल्ड यू आई वाज फ्री की। 2005 में कॉन्कॉर्ड्स ने बीबीसी रेडियो 2 पर 6 भागों वाला कॉमेडी रेडियो कार्यक्रम फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स का निर्माण किया। वे लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन, द लेट शो विद डेविड लेटरमैन और द लेट लेट शो में नजर आए। 2005 में एचबीओ के वन नाइट स्टैंड में नजर आने के बाद कॉन्कॉर्ड्स को उनकी अपनी 12 भागों वाली एचबीओ श्रृंखला फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स की पेशकश की गई। 11 इसका पहला सीजन जून से सितंबर 2007 तक चला और दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो जनवरी से मार्च 2009 तक अमेरिका में एचबीओ पर प्रसारित हुआ। 12 दिसंबर 2009 में कॉन्कॉर्ड्स ने घोषणा की कि शो का तीसरा सीजन नहीं होगा। 13 फिल्म और टेलीविजन। ऑफरमैन को बड़े पर्दे पर सिटी ऑफ एंजेल्स 1998 में एक निर्माण मजदूर की भूमिका में संक्षिप्त रूप से देखा जा सकता है और बाद में नवंबर 2004, कर्स्ड 2005, मिस कॉन्गेनियलिटी 2, आर्म्ड एंड फैब्युलस 2005, सिन सिटी 2005, द मैन हू स्टेयर एट गोट्स 2009 और द किंग्स ऑफ समर 2013 जैसी अन्य फिल्मों में देखा जा सकता है। वह 2006 की फिल्म रिस्ट्रक्टर्स ए लव स्टोरी में एक पुलिस वाले की भूमिका में भी दिखाई दिए, जो शैनन सोसामन के किरदार मिकाल को गिरफ्तार करने का प्रयास करता है। 2012 में उन्हें 2 फिल्म भूमिकाओं में देखा गया, 21 जंप स्ट्रीट के डिप्टी चीफ हार्डी के रूप में और कासा डे मी पाद्रे में डीए एजेंट पार्कर के रूप में। वह 2013 की कॉमेडी वी आर द मिलर्स में दिखाई दिए, जिसमें जेसन सुदेकिस और जेनिफर एनिस्टन ने अभिनय किया और द लेगो मूवी में मेटलबर्ड की आवाज दी। ऑफरमैन ने पंक बैंड फिडलर के 2013 के गीत कोकीन के वीडियो की कल्पना की और उसमें अभिनय किया। 11 ऑफरमैन ने बिलीव मी में एक शराबी कॉलेज मार्गदर्शन परामर्शदाता की भूमिका भी निभाई। ऑफरमैन ने फार्गो 2015 के दूसरे सीजन में कार्ल वेयर्स की आवर्ती भूमिका निभाई। ऑफरमैन ने पत्नी मेगन मुल्ली के साथ मिलकर ग्रैंडपा माइक की आवाज दी, जिन्होंने होटल ट्रांसिल्वेनिया 2015 में दादी लिंडा की आवाज दी थी। उन्होंने द फाउंडर 2016। 2023 में ऑफरमैन एचबीओ सीरीज द लास्ट ऑफ अस के तीसरे एपिसोड में बिल के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन उनके सकलाकार मरे बार्टलेट के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थे। कुछ आलोचकों ने इसे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा और इनवर्स के डेस जॉनसन ने उन्हें एमी योग्य करार दिया। 13, 14, 15 उन्होंने 2023 क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में एक ड्रामा सीरीज में अतिथि अभिनेता का पुरस्कार जीता। 16 इसके अलावा 2023 में ऑफरमैन ने जैकब ट्रेमब्ले, डेनिस क्वेड के साथ एक क्राइम थ्रिलर सॉवरेन के लिए भी काम किया है। 17, 18 ऑफरमैन 2025 की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में भी दिखाई देंगे। 19 अन्य उद्यम। लिखना। ऑफरमैन ने 4 अर्धात्मकथात्मक प्रकाशन जारी किए हैं। पहला, पेडल योर ओन कैनो 1 मैनस फंडामेंटल्स फॉर डिलीशियस लिविंग 2013 में जारी किया गया था। उनका दूसरा, गम्पशन रिलाइटिंग द टॉर्च ऑफ फ्रीडम विद अमेरिकाज गट्सियस्ट ट्रबल मेकर्स 26 मई 2015 को जारी किया गया था। तीसरा, गुड क्लीन फन मिसएडवेंचर इन सॉडस्ट 8 ऑफरमैन वुडशॉप 18 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था। उनकी चौथी पुस्तक व्हेयर द डियर एंड द एंटेलोप प्ले द पेस्टोरल ऑब्जर्वेशन ऑफ वन इग्नोरेंट अमेरिकन हु लव्स टू वॉक आउटसाइड 12 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी। कॉमेडी टूर। 2017 में ऑफरमैन ने अपना फुल बुश टूर लॉन्च किया, जिसमें अमेरिका और कनाडा में 28 शो शामिल थे। 20 उनका ऑल राइज टूर 20 जुलाई 2019 को थैकरविले में शुरू हुआ और 2019 के बाकी दिनों में प्रमुख शहरों शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, डेट्रॉयट और अटलांटा में जारी रहा। थिएटर। 2014 में ऑफरमैन और मुल्ली ने ऑफ ब्रॉडवे वन एक्ट प्ले अन्नपूर्णा में एक दूसरे के साथ अभिनय किया। दोनों एक अलग थलग जोड़े की भूमिका निभाते हैं,
जो आखिरी बार फिर से मिलते हैं। 21/2015 में ऑफरमैन ने हंटिंगटन थिएटर कंपनी के साथ एक कॉन्फेडरेसी ऑफ डन्स के नाट्य रूपांतरण में इग्नाटियस जे. रेली के रूप में अभिनय किया। 22 लकड़ी ऑफरमैन 2001 से लॉस एंजल्स में 6 कारीगरों और महिलाओं के दल के साथ ऑफरमैन वुडशॉप चलाते हैं। 23-24 उन्होंने कहा है कि टीवी और फिल्मों में अभिनय करना वुडशॉप में मेरी शैली को बाधित कर रहा है और अगर मेरे पास सिर्फ वुडवर्किंग और लाइव थिएटर का जीवन होता तो यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक होता। उन्होंने खुद को किताबों और पत्रिकाओं से वुडवर्किंग के बारे में शिक्षित किया और वुडवर्किंग के बारे में कई किताबें लिखी हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि शिल्प के बारे में साहित्य बहुत ज्यादा गंभीर और शांत होता है और वास्तव में यह जानना जरूरी है कि आपको गलतियां करनी चाहिए। 25 व्यक्तिगत जीवन ऑफरमैन ने 20 सितंबर 2003 को अभिनेत्री मेगन मुल्ली से शादी की। 26 वे 2000 की गर्मियों में एविडेंस रूम थिएटर कंपनी के साथ द बर्लिन सर्कल नाटक में सहकलाकार के रूप में मिले थे। 27 उन्होंने विल एंड ग्रेस, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, द किंग्स ऑफ समर, स्मैश्ड, होटल ट्रांसिल्वेनिया 2, बॉब्स बर्गर्स, यू, मी एंड द एपोकैलिप्स, द ग्रेट नॉर्थ और द अम्ब्रेला एकेडमी जैसी श्रृंखलाओं और फिल्मों में साथ काम किया है। उन्होंने 2016 में एक लाइव कॉमेडी टूर शुरू किया जिसका विषय उनकी सेक्स लाइफ थी। 28 में उन्होंने इन बेड विद निक एंड मेगन की शुरुआत की, जो मेहमानों के इंटरव्यू के दौरान उनके निजी जीवन पर चर्चा करने वाला एक पॉडकास्ट है। 29-30 राजनीति निकोलस डेविड ऑफरमैन, जन्म 26 जून 1970, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। वे एनबीसी के सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2009 से 2015 में रॉन स्वानसन की भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाने गए, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टेलीविजन क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड मिला और उन्हें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए 2 बार नामांकित किया गया। ऑफरमैन एफएक्स सीरीज फार्गो 2015 के दूसरे सीजन में भी नजर आए हैं, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। साथ ही एफएक्स ऑन हुलू सीरीज पाम एंड टॉमी 2022 और एचबीओ सीरीज द लास्ट ऑफ अस 2023, जिसके लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता का प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। उन्होंने कई स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें द किंग्स ऑफ समर 2013, मी एंड अर्ल एंड द डाइंग गर्ल 2015, द फाउंडर 2016 और हार्ट्स बीट लाउड 2018 शामिल हैं। ऑफरमैन के अन्य कामों में द हाउस ऑफ टुमारो 2017 फिल्म में कार्यकारी निर्माता और अभिनय शामिल है। उन्होंने एलेक्स गारलैंड द्वारा निर्देशित फिल्म सिविल वॉर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई। उन्होंने ग्रेविटी फॉल्स 2012 से 2016 में एजेंट पॉवर्स को आवाज दी और द लेगो मूवी फ्रेंचाइजी 2014 से 2019, होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 2015, आइस एज, कोलिशन कोर्स 2016 और सिंग फिल्म फ्रेंचाइजी 2016 वर्तमान के लिए आवाज अभिनय का काम किया है। उन्होंने है ए गुड ट्रिप, एडवेंचर्स इन साइकेडेलिक्स 2020 की भी मेजबानी की। उन्होंने पार्क्स एंड रिक्रिएशन की सहकलाकार एमी पोहलर के साथ एनबीसी रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला मेकिंग इट 2018 से 2021 की सहमेजबानी शुरू की। इस जोड़ी को रियलिटी या प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट होस्ट की श्रेणी में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए। प्रारंभिक जीवन निकोलस डेविड ऑफरमैन का जन्म 26 जून 1970 को इलिनॉइस के जोलियट में नर्स कैथी नी रॉबर्ट्स और सामाजिक अध्ययन शिक्षक रिक ऑफरमैन के बेटे के रूप में हुआ था। 1. उनके पिता मिनुका के एक हाई स्कूल में पढ़ाते थे। 2. ऑफरमैन का पालन पोषण कैथोलिक 3-4 के रूप में पास के मिनुका में हुआ। 5. जहां उन्होंने मिनुका कम्युनिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6. उन्होंने 1993 में इलिनॉइस विश्वविद्यालय अर्बाना शैम्पेन से बीएफए प्राप्त किया। 5. उस वर्ष उन्होंने और साथी छात्रों के एक समूह ने शिकागो थिएटर कंपनी डिफिएंट थिएटर की सहस्थापना की। 5. अभिनय कैरियर
ऑफरमैन 1990 के दशक के मध्य में शिकागो में रहते थे, जहां उन्होंने स्टेपेनवुल्फ, गुडमैन और विजडम ब्रिज जैसी थिएटर कंपनियों के साथ भाग लिया। स्टेपेनवुल्फ में उन्होंने एक फाइट कोरियोग्राफर और मास्टर कारपेंटर के रूप में भी काम किया। 7 इस दौरान ऑफरमैन एमी पोहलर से परिचित हुए, जो शिकागो के इम्प्रोव कॉमेडी सीन से काफी जुड़ी हुई थीं। 5 2003 में उन्होंने विल एंड ग्रेस अभिनेत्री मेगन मुलैली से शादी की। ऑफरमैन उनके टॉक शो द मेगन मुलैली शो में भी दिखाई दिए हैं। इसी समय वह टेलीविजन पर विल एंड ग्रेस के चौथे सीजन के थैंक्सगिविंग एपिसोड में प्लम्बर के रूप में, द किंग ऑफ क्वींस में 24 के 3 एपिसोड में और द वेस्ट विंग के 1 एपिसोड में दिखाई देने लगे। पार्क्स एंड रिक्रिएशन से पहले उनकी सबसे प्रमुख भूमिका जॉर्ज लोपेज में एक फैक्ट्री कर्मचारी और बेनी लोपेज के प्रेमी रैंडी मैकगी की थी। वह गिलमोर गर्ल्स में 2 बार दिखाई दिए, 2003 में द फेस्टिवल ऑफ लिविंग आर्ट और 2005 में ऑलवेज ए गॉडमदर नेवर ए गॉड। 2012 में पार्क्स एंड रिक्रिएशन के कलाकारों के साथ ऑफरमैन। 2009 में द ऑफिस के निर्माता माइकल शूर और ग्रेग डेनियल ने ऑफरमैन को अपने एनबीसी सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन में रॉन स्वानसन के किरदार के लिए एक नियमित भूमिका की पेशकश की, जो एक शहर के पार्क विभाग के भावशून्य, सरकार से नफरत करने वाले, स्वतंत्रतावादी प्रमुख और एमी पोहलर के किरदार लेस्ली नोप के बॉस थे। 5 स्लेट पत्रिका ने ऑफरमैन को पार्क्स एंड रिक्रिएशन का गुप्त हथियार घोषित किया और कहा कि वह नियमित रूप से दृश्यों को चुराते हैं और उनके पास कम महत्व वाली शारीरिक कॉमेडी करने का उपहार है। 8 भूमिका मानवता के साथ विरोध और राजनीतिक दर्शन को बुनती है, जबकि चरित्र जिस गहन स्वतंत्रतावादी दर्शन को जीता है, उसे अक्सर पोहलर के चरित्र की समान रूप से गहन सामाजिक उदारवाद और अच्छे काम करने वाले मानसिकता के खिलाफ खेला जाता है। ऑफरमैन ने कहा कि पार्क्स एंड रिक्रिएशन जैसे सहायक हिस्से उनकी आदर्श भूमिकाएं हैं। ऑफरमैन को रॉब कॉर्डरी और रॉब ह्यूबेल के साथ एडल्ट स्विम सीरीज चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में भी दिखाया गया है। वह 27 जुलाई 2013 को प्रीमियर हुई इसी नाम की एनिमेटेड सीरीज में एक स्कॉप की आवाज है। 9 उसी वर्ष ऑफरमैन ने कॉमेडी सेंट्रल पर डेरेक वाटर्स के ड्रंक हिस्ट्री के बोस्टन एपिसोड में जॉनी कूल का किरदार निभाया। 2014 में उन्होंने द डिसेंबरिस्ट्स के वीडियो मेक यू बेटर में एक प्रेमी जर्मन टॉक शो होस्ट का किरदार निभाया। उसी वर्ष वह एरिक किसैक द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म द गनफाइटर में भी दिखाई दिए। ऑफरमैन ने फिल्म के नैरेटर की भूमिका निभाई, जहां फिल्म के अभिनेता चौथी दीवार तोड़ते हैं और नैरेटर को सुनने में सक्षम होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने किरदार रॉन स्वानसन की तरह स्वतंत्रतावादी हैं, तो ऑफरमैन ने 2017 में कहा, जबकि मैं स्वतंत्रतावादी मानसिकता के दर्शन की प्रशंसा करता हूं, मुझे लगता है कि यह वास्तविक शासन में अप्रभावी साबित हुआ है। इसलिए नहीं हूं। एक स्वतंत्र सोच वाला अमेरिकी हूं। 31 उन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को नस्लवादी और लिंगवादी बताया, लेकिन ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन का उनके निजी ईमेल विवाद के लिए मजाक भी उड़ाया। 32 2020 के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में मतदान करने पर उन्होंने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एलिजाबेथ वॉरेन के संदर्भ में वोट वॉरेन कैप्शन जोड़ते हुए एक एने मतदान किया स्टिकर के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की। 33 हालांकि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सिविल वॉर में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ऑफरमैन के चित्रण की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की, लेकिन ऑफरमैन ने इस बात से इनकार किया कि उनका प्रदर्शन ट्रंप पर आधारित था और तर्क दिया कि राजनीति ने फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं डाला। 35 अप्रैल 2024 के जीक्यू साक्षात्कार में ऑफरमैन ने खुद को प्रगतिशील बताया, लेकिन साथ ही कई मायनों में रूढ़िवादी भी बताया। उसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के शब्दार्थ ने अपना अर्थ खो दिया है। 27 अगस्त 2024 को उन्होंने प्राउड टू बी ए कमला मैन नामक गीत के साथ 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया। 37 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 सभी तरह से आगे बढ़ना विल्क्स 1998 फरिश्तों का शहर निर्माण मजदूर 1999 कोष द्वीप शमूएल
2000 नाली सार्जेंट चन्नाहोन। फॉरएवर लुलू बोर्डनर में आदमी। 2002 संख्या के आधार पर हत्या रिचर्ड के घर पर अधिकारी। 2004 नवंबर अधिकारी रॉबर्ट्स। 2005 शापित अफसर। मिस कॉन्जेनियलिटी 2 आर्म्ड एंड फेब्युलस कार्ल स्टील। सिन सिटी श्लब। 2006 कलेक्टर एक प्रेम कहानी पुलिस। 2007 द गो-गेटर निक द पॉटर। 2008 सद्भाव और ए मीटर मेड मैन। 2009 बकरियों को घूरने वाले पुरुष स्कॉटी मर्सर। जोखिम उठाना शेरिफ होके हॉलैंडर। 2010 ऑड्रे द ट्रेनवरेक डेविड जॉर्ज। सभी अच्छी बातें जिम मैकार्थी। 2012 ऊपर कोई मुझे पसंद करता है नमक निर्माता भी। टोरी डेव डेविस। तो दोस्तों मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा संभाला गया है। इंडिया के अंदर भी ये हिंदी में रिलीज की जा रही है। और बात की जाए इस मूवी की रनिंग लाइन के बारे में तो 120 मिनट टोटल इसकी रनिंग लाइन रहने वाली है। बाकी टीजर ट्रेलर आपने देख लिया होगा। बाकी आप इसका कितना इंतजार कर रहे थे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।